हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे उपपद विभक्ति। अधि सिंह अस्था शाम कर्म। सिंह मतलब सोना, स्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना। ये धातुएं जब अधि उपसर्ग के साथ होंगी तो इन धातुओं के आधार में कर्म होता है। उदाहरण में मोहन कुर्सी पर बैठता है। कारक विभक्ति में क्या होता है? मोहना आसंदे तिष्ठति, सप्तमी अधिकरण कारक। उपपद विभक्ति में क्या होगा? मोहना आसंदम अधितिष्ठति, तिष्ठति नहीं अधितिष्ठति, तो ये द्वितीय हो जाएगा कर्म कारक। आसंदम में द्वितीय लग गया, यहाँ पे आसंदे में सप्तमी लगा था जब ये अधिकरण कारक के रूप में काम करता था। वह हॉस्टल में सोता है, इसमें दोनों बन जाएगा, अधिकरण भी और कर्म कारक भी। वह हॉस्टल में सोता है। स छात्रावासे सेते, अब ये कारक विभक्ति है। स छात्रावासम अधि सेते, यहाँ पे सेते नहीं अधि सेते लगा दिए। जब अधि उपसर्ग लगा दे रहे हैं तो इसमें छात्रावासा में द्वितीय विभक्ति लग जा रही है। तो यही तीनों का यूज़ है, अधिसेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते। यह तीनों क्रियाएं जिस वाक्य में होंगी उस वाक्य के आधार या अधिकरण कारक को कर्म कारक हो जाता है। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। नेक्स्ट नियम है, अभिता मतलब सामने, परिता मतलब चारों ओर, समया मतलब निकट, निक्षा मतलब समीप, हा मतलब हाय, दुखवाचक, प्रति मतलब किसी के प्रति। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अथवा ये शब्द जिनके प्रति होते हैं उन शब्दों में द्वितीय होती है। आइए देखते हैं आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। जैसे वृक्ष के सामने घर है, वृक्ष अविता गृहम अस्ति। वृक्ष के चारों ओर घर है, वृक्ष परितः गृहम अस्ति। गांव के समीप तालाब है, ग्रामम समया तडागः अस्ति। गांव के चारों ओर नहरें हैं, ग्रामम परितः नहराणि सन्ति। जीवों के प्रति दया करो, जीवान प्रति दयाम कुरु या करोतु। श्याम के प्रति मोहन अच्छा है, श्यामम प्रति मोहन उत्तम अस्ति। कक्षा के चारों ओर गाड़ियां हैं, कक्षाम परितः वाहनाः सन्ति। प्रति, नेक्स्ट नियम है, प्रति अनुधिक निक्षा अंतरा अंतरेण यावत। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, ये उपपद विभक्ति में बताया गया है। अभी आगे हम लोग और भी देखेंगे, तृतीय चतुर्थी पंचमी। तो अनु मतलब पीछे, धिक मतलब धिक्कार, निक्षा मतलब समीप या निकट, अंतरा मतलब अंतर, यावत मतलब जब तक, और अंतरेण मतलब विना। एग्जाम्पल देखिए, मोहन के पीछे छात्र जाता है, मोहनम अनु छात्र गच्छति, मोहनम छात्र अनुगच्छति। जब यहाँ पे अनु लगा देंगे तो ये छात्र, मोहनम पिता के पीछे पुत्र जाता है, पितरम अनु पुत्र गच्छति। और जब ये अनु हम इस गच्छति में जोड़ देंगे तो ये पुत्र पहले आ जाएगा, पितरम पुत्र अनुगच्छति। दोनों सही है। आगे देखते हैं, दुष्ट को धिक्कार है, दुष्टम धिक्कार या धिक अस्ति। कंस को धिक्कार है, कंस धिक अस्ति। राक्षस को धिक्कार है, राक्षसान, जो कि बहुवचन है, राक्षसान धिक अस्ति। तुम मुझको और तुमको धिक्कार है, माम त्वाम च धिकस्त। मेरे और तुम्हारे बीच में सोहन है, माम त्वाम च अंतरा सोहन अस्ति। आम और केले के बीच में पत्तियां हैं, आम्रम कदली फलम च अंतरा पत्राणि सन्ति। धन के बिना मित्र नहीं है, धनम अंतरेण, बिना मतलब संस्कृत में अंतरेण बोलते हैं। मित्र न अस्ति, भोजन के बिना स्वास्थ्य नहीं है, भोजनम अंतरेण स्वास्थ्य न अस्ति। नदी गांव तक है, नदीम ग्रामम यावत। सड़क विद्यालय तक है, पथम विद्यालयम यावत। नेक्स्ट नियम है, उपान अध्यावाश, उप अनु अधि इन उपसर्गों के साथ वस धातु हो तो वस धातु के आधार अथवा अधिकरण कारक को द्वितीय विभक्ति होती है। यदि वस धातु स्वतंत्र रहेगा तो द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जैसे छात्र घर में निवास करता है या रहता है, छात्र गृहे वसति, या छात्र गृहम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति। तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। सभी छात्र हॉस्टल में रहते हैं, छात्रा हॉस्टलम, छात्रावासम में, हॉस्टल को छात्रावास भी बोलते हैं तो छात्रावासम अनुवसंति। ईश्वर हृदय में रहते हैं, ईश्वर हृदयम अनुवसति। अभिनिविशश्च, नेक्स्ट नियम है, अभिनिविशश्च। जब विस धातु अभि और नि उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग के साथ लगा हो तब विस धातु के आधार को कर्म हो जाता है। विस मतलब किसी कार्य में रम या लग जाना, या पूर्ण मनोयोग से लग जाना। विस मतलब रम जाना, वह सन्मार्ग में लगता है, वह सन्मार्ग में लग गया है। तो स सन्मार्गे विसते, स सन्मार्गम अभिनिवस्ते। जब अभिनिवस्ते लगाएंगे तो यहाँ पे द्वितीय हो जाएगी सन्मार्गम, यहाँ तो यहाँ पे सप्तमी थी सन्मार्गे। वह पढ़ने में लगता है, स पठनम अभिनिवस्ते। या स सप्तमी कारक में देखिए, स पठने विस्ते, वह परोपकार करने में लगता है, स परोपकारम अभिनिवस्ते। कालाध्वनो रत्यन संयोगे, काल समयवाची, अध्वन मार्गवाची, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वह वर्ष भर पढ़ता है या पढ़ रहा है, स वर्षम पठति, वर्षम में द्वितीय विभक्ति। सब वह महीने भर पढ़ता है, स मासम पठति है अधीते, अधीत मतलब होता है पढ़ना, यह आत्मनेपद का है। तुम दोनों वर्ष भर पढ़ते हो, युवाम वर्षम पठत, तुम सब सप्ताह भर पढ़ते हो, यूयम सप्ताहम पठत। मैं दिन भर पढ़ता हूँ, अहम दिनम पठामी। कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, एक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, एक योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, ये पुरुष याद करने का तरीका है। आगे देख लेते हैं,
हम दोनों दिन भर पढ़ते हैं। आवाम दिनम पठाव, हम सब दिन भर पढ़ते हैं। वयम दिनम पठाव, तुम 4 दिन तक पढ़ते हो। त्वम चत्वारम दिनम पठसि, तुम सब 2 वर्ष तक पढ़ते हो। यूयम द्वयम वर्षम पठत, तुम दोनों सप्ताह भर पढ़ते हो। युवाम सप्ताहम पठत। मार्गवाची, नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, मोहन योजन भर हंसता है। मोहना योजनम हसति, तुम 1 कोस जाते हो। त्वम एकम कोसम गच्छसि। क्रिया विशेषणे द्वितीया। अब देखिए ये नेक्स्ट नियम है, क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कोयल मधुर गाती है, कोकिला या कोयला मधुरम गायति। रोहित धीरे धीरे चलता है, रोहित चलता तो है धीरे धीरे, तो ये विशेषण है, क्रिया का विशेषण है। रोहिता मंदम मंदम चलती। अकथितम च, नेक्स्ट नियम है अकथितम च। अपादान कारक के अर्थ में जो नहीं कहा गया है वह अकथित कहलाता है, और अकथित में द्वितीय विभक्ति होती है। दुहे मतलब दोहना, याच मतलब मांगना, ये देखने वाली है और याद करने वाली चीज़ है। दुहे मतलब दोहना, याच मतलब मांगना या याचना करना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब दंड देना, ध्रुजी मतलब रोकना, मुस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, पृच्छ मतलब पूछना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब बोलना, शास मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना, मत मतलब मतना, हरि मतलब हरण करना, कृष्ण मतलब खींचना या जोतना, वह मतलब ढोकर ले जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। वह गाय से दूध दुहता है। स गाम दोग्धी। रोहित प्रभात से पुस्तक मांगता है। रोहिता प्रभातम पुस्तकम याचते। शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछते हैं। शिक्षका छात्रम प्रश्नम पृच्छति। मोहित बगीचे से फूल चुनता है। मोहिता उपनम पुष्पम चिनोति। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसके आगे हम लोग और देखेंगे कर्ण कारक जो तृतीय विभक्ति में होती है, तो तृतीय विभक्ति भी देखना जरूरी है। द्वितीय देख लिया हम लोगों ने। आइए देखते हैं साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है अथवा जो साधन होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे कर्ती कर्ड्योस तृतीया। अब इसमें कर्ता और करण कारक में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तुम सब कलम से पत्र लिखते हो। यूयम कलमेन पत्रम लिखत, हम दोनों साइकिल से जाते थे। आवाम द्विचक्रिकया अगच्छाव, वे सब हाथ से कार्य करते हैं। ते हस्तेन कार्यम कुर्वन्ति, बालक चंद्रमा को देखता है। बालका चंद्रम या चंद्रमशम पश्यति, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। एतद या इदम कार्यम मया करोति, वह पुस्तक पिता के द्वारा पढ़ी जाती है। स पुस्तक पित्रा पठति। ठीक है, आइए देखते हैं अपवर्गे तृतीया। कार्य की समाप्ति होने पर, मतलब द्वितीय में कार्य चलता रहता है, लेकिन अब तृतीया में क्या होता है, कार्य की समाप्ति होने पर अथवा फल की प्राप्ति होने पर मार्गवाची या कालवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे तुमने सठियाव जाते हुए शब्द रूप याद कर लिया, मतलब कर लिए, खत्म कर लिए। त्वम सठियावेन शब्द रूपम स्मरितम, मैंने महीने भर में पुस्तक पढ़ लिया, पढ़ के समाप्त कर लिया। अहम मासेन पुस्तकम पठितम, उसने 1 वर्ष में आयुर्वेद सिद्धांत पढ़ लिया। स 1 वर्षेण आयुर्वेद सिद्धांतम पठितम या अपठत। ठीक है, भूतकाल में शब्द में केवल कत प्रत्यय, आधा का और त प्रत्यय लगा देने से उसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं देखना पड़ता है। यहाँ पर वर्तमान क्रिया लट लकार की क्रिया के साथ अस्म भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो सिर्फ भूतकाल की क्रिया कर्ता के हिसाब से लगा दो। रोहित दिन भर में पाठ याद कर लिया। रोहिता दिवसेन दिनेन पाठम स्मृतम या अस्मरत। सोहन सप्ताह भर में गोवा घूम लिया। सोहना सप्ताहेन गोवाम अटितम या अटति अस्म। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, जिसके सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, अथवा जो क्रिया जिसके साथ होगी साथ वाले अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। तुम सब माता जी के साथ वाहन से बाजार जाते हो। यूयम मात्रा सह वाहनेन आपणम गच्छत, मैं उसके साथ मोटरसाइकिल से घर गया था। अहम तेन सह, तेन ये तृतीय विभक्ति है। अहम तेन सह बाइकेन वाहनेन, ये भी तृतीय विभक्ति है, तृतीय वचन। गृहम अगच्छम, हम दोनों तुम दोनों के साथ सरोवर जाएंगे। आवाम युवाभ्याम सह सरोवरम गमिष्यावः, ये नाम विकारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येन अंग विकार, शरीरधारी के जिस विकृत अंग से उसका विकार लक्षित होता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। जिस विकृत अंग के द्वारा किसी शरीरधारी के विकृत अंग का निर्देश किया जाता है तो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह पैर लंगड़ा है, स पादा खंजा अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है, स पादेन खंजा। वह आँख कानी है, सह नेत्र काढ़ा। वह आँख से काना है, सह नेत्रेण काढ़ा अस्ति। उसकी आँख कानी है, तस्य नेत्र काढ़ा। आगे देख लीजिए। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण या पहचान या चिन्ह के द्वारा किसी का ज्ञान होता है तो उस पहचानवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे तुम दोनों सफ़ेद वस्त्र से डॉक्टर लगते हो, तो सफ़ेद वस्त्र से। युवाम श्वेतेन वस्त्रेण, तृतीय विभक्ति, दोनों में। चिकित्सकम प्रतीयते, वे सब जटाओं से तपस्वी लगते हैं। ते जटा भी तपस्वः या साधवः प्रतीयन्ते, वाहनों से बच्चे स्कूल जाते हैं। वाहनई शिशवः विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब कानों से बह रहे हैं। ते कर्णेन बधिरा सन्ति, सूरदास आंखों से अंधे थे। सूरदास नेत्रेण काण आशीत, वह दिमाग से मंदबुद्धि लगता है। समस्तिकेन मंदबुद्धि प्रतीयते। हेतु, हेतु में अथवा कारण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या से यश बढ़ता है, विद्या यशम वर्धते।
विद्युत से पंखा चलता है, विद्युतेन व्यजनम चलति, पंखा को संस्कृत में व्यजनम बोलते हैं। मछली जल की रानी है, मत्स्या जलस्य रानी अस्ति, ये वाली रानी नहीं है जो मछली में। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, पठनेन ज्ञानम वर्धते, खिड़की से हवा आती है, वातायनेन, खिड़की को वातायनेन बोलते हैं, वायु आगच्छति। आइए अगला देख लेते हैं। पृथक विना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, पृथक अलग अलग, बिना अभाव में, नाना अनेक प्रकार के, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, जलेन बिना मत्स्य न जीवति। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रहता, ऑक्सीजनेन या प्राणवायुना बिना मनुष्य न जीवति। तुम उसके बिना बाजार नहीं जाओगे, त्वम तेन बिना आपणम न गमिष्यसि। दूषित भोजन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, दूषित भोजनेन नानाभि रोगानि भवन्ति। निषेधार्थक अलम, निषेध मना करना के अर्थ में अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हंसो मत, हंसनेन अलम। तुम बाजार मत जाओ, त्वम आपणम जलम अलम अलम गच्छनेन। कार्य मत करो, कार्येण अलम। तुम दूषित भोजन मत खाओ, त्वम दूषितम भोजनम अलम खादनेन। अलम मतलब होता है मत खाओ, मत करो। तो प्रकृति आदिभ्य उपसंख्या नाम, प्रकृति आदि स्वभाव क्रिया विशेषण शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रवि स्वभाव से सज्जन है, रवि स्वभावेन सज्जना अस्ति। कंस प्रकृति से दुष्ट है, कंसा प्रकृत्या दुष्ट अस्ति। तुल्यार्थे तुलोपमाम्याम तृतीया, तुल्य अर्थे तुलम उपमाम्याम तृतीया, किसी के साथ तुलना करने के अर्थ में जिससे तुलना किया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रुद्राक्ष का पत्ता लीची के पत्ते के समान है, रुद्राक्षस्य पत्रम लीच्याः पत्रेण तुल्यम अस्ति। कमल का पुष्प गुलाब के पुष्प के समान है, कमलस्य पुष्प पाटलस्य या गुलाबस्य पुष्पेण तुल्यम अस्ति। मोहन का कलम मेरे कलम के समान है, मोहनस्य लेखनी मया कलमेन तुल्यम अस्ति। इसके आगे देखेंगे हम लोग चतुर्थी विभक्ति। थैंक यू।